जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम विद राज सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका क्लास 10th साइंस का एग्ज़ाम हुआ स्कूल में, उन सभी का आंसर हम देखेंगे और ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। लगभग क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं देखते कहाँ तक हो पाता है वो मैं आपको बताऊँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सब लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। ठीक है, उत्सर्जी प्रमुख का मतलब क्या हुआ, मैन। तो बोलते हैं ना घर का मैन आदमी कौन, उसी तरह कह रहा है जो हम मनुष्य हैं उसका प्रमुख मैन उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो उत्सर्जी का मतलब समझते हैं। उत्सर्जी का मतलब होता है जो कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो हमारे शरीर में क्या है, फेफड़ा भी हो जाता है ना। फेफड़ा क्या करता है, जो आपका बलगम होता है उसको बाहर निकालता है, तो वो भी होगा, लेकिन वो मैन नहीं हुआ है ना। इसमें जो आपका वृक्क दिख रहा है, वृक्क क्या होता है, किडनी। वृक्क क्या है, किडनी। यही आपका मैन जो है उत्सर्जी अंग होता है। क्यों इसको मैन बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, मैन काम करता है। जो आपका खून में यूरिया चला जाता है उस खून को यूरिया से क्या करता है, ये छानता है, इसलिए इसको मैन उत्सर्जी अंग बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब प्रश्न को लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। देखिए, ग्रंथि का मतलब क्या होता है पहले ही समझिए। ग्रंथि का मतलब होता है ग्रंथि वैसे पदार्थ होते हैं जो कोई ना कोई पदार्थ निकालते हैं, जिससे हार्मोन निकालेगा, एंजाइम निकालेगा, इन सारी चीज़ को ये श्रावण करता है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि, अब ग्रंथि भी दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, लिख लीजिए। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, और एक होता है आपका मिश्रित ग्रंथि। ये तीन प्रकार ग्रंथि होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, ये कौन सा ग्रंथि है, ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ना, वो क्या करता है, सिर्फ हार्मोन नहीं निकालता है। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है वो आपका एंजाइम निकालता है, और जो मिश्रित ग्रंथि है वो हार्मोन एंजाइम दोनों निकालता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन निकालेगा तो कौन सा हार्मोन निकालता है, ये आपका वृद्धि हार्मोन निकालता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन क्या है, जो आपको वृद्धि, जब आप लंबाई में वृद्धि होती है तो उस समय वृद्धि हार्मोन निकलता है, ठीक है। चलिए, इतना सब चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। सब आपको कोई इन्फॉर्मेशन इतना नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग क्या हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक होता है स्टार्च टेस्ट, उसी के बारे में बोल रहा है ना। तो आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाएं, तो आयोडीन का घोल लीजिए और स्टार्च में इसको मिलाएं। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च कोई किसी पदार्थ को मीठा स्वाद प्रदान करता है। जैसे देखिए, कच्चा आलू खाइए तो मीठा लगेगा, कच्चा चावल चिबा जाइए वो भी मीठा लगेगा, रोटी आपका मीठा लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया है, स्टार्च पाया है। तो कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ में हम स्टार्च का पहचानना चाहते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं, आलू में देखते हैं कैसे स्टार्च है। स्टार्च में अगर कोई बोल दिया कि आलू में स्टार्च पहचाने, कैसे पहचानेगा, आलू ले लीजिए, उस पर क्या करेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे। तो जैसे उसमें घोल डालेंगे ना, अगर आलू में स्टार्च होगा तो उसका कलर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान चलिए आपको चावल में क्या करना है, स्टार्च आपको टेस्ट करना है, तो चावल में लीजिए, आयोडीन घोल थोड़ा डाल दीजिए, तो देखिएगा धीरे धीरे वो नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो गया, ठीक है। सब चीज़ लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के, देखिए एक क्या क्वेश्चन ये कह रहा है, पौधों के वायवीय भाग, वायवीय भाग का मतलब, वायु का मतलब क्या, हवा। पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। कैसे होगा समझिए। जो पौधा में अगर ज़्यादा जल हो जाएगा ना, तो उसका हर एक पार्ट से कभी कभी तना से देखिए निकल सकता है, या पत्ता के रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो इन सभी क्रियाओं क्या कहते हैं, निकलने की क्रिया, हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियाँ कितनी होती है। देखिए, जो ऑटोसोम दोस्तों होता है ना, इसको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिख लीजिए। तो क्या बोलते हैं, अलिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चला, अलिंग गुणसूत्र मतलब इसमें अलिंग मतलब लिंग में से कोई काम नहीं है। टोटल आपको बता दें कि 23 जो होता है वो क्रोमोसोम की संख्या, यानी गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, टोटल 23 होता है। उसमें से जो 22 आपका है वो क्या होता है दोस्तों, ऑटोसोम होता है। और जो एक आपका बच गया, जो एक बच गया ना, वही क्या कहलाता है, आपका लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो इसमें ऑटोसोम पूछ रहा है, तो इसका आंसर फिलहाल 22 होगा, ठीक है। अगर बोलता कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जोड़ों की संख्या, तब 23 हो जाता है, ठीक है। लेकिन पूछा ऑटोसोम, तो इसलिए इसका आंसर 22 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो देख ही लिए हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है
कह रहा है लेंस का सूत्र होता है, तो ईजी है, बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। देखिए 1/f बराबर, आप खुद मिला लीजिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये क्या होता है लेंस का सूत्र। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ उल्टा लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ तो एक ही है ना। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर जाएगा। अगर बोलते तो यहाँ दर्पण होता तब बीच में खाली प्लस लगा देते, आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन लेंस पूछा तो लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समोंग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो इसका आंसर सब लोग को पता है, जो है सरल रेखा में, यानी कि क्या सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घरेलू विद्युत परिपथ में जो आपका डोमेस्टिक सर्किट होता है, जो घर में अपना तार वार सब जुड़ाया जाता है, उस सब में जो उदासीन तार होता है ना, उसका रंग पूछ रहा है। तो सबको पता है ये कैसा होता है, काला होता है। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो ये आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चैप्टर है, ठीक है। अगर बोल देगा हरा तार किसका होता है, तो ये आपका अर्थिंग का होता है। जो अर्थिंग होता है ना आपका, इसको भू संपर्क तार भी बोलते हैं हिंदी में। अर्थिंग वाला हरा होता है। लाल तो आपको पता ही है फेज वाला होता है, हॉट तार होता है, वो आपका फेज तार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। तो आपको पता है कि बैटरी में क्या धारा, रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, तो इससे दिष्ट धारा आपका निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये तो ये नहीं बताया ना, ये क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। हमारे पास क्वेश्चन जैसे आया मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, मैं समझाऊंगा। कह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। देखिएगा सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल बहुत कम हो। लिख लीजिए सघन, अगर बोल देगा सघन माध्यम क्या होता है तो लिखेगा जिसमें प्रकाश की चाल बहुत ही कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। सिंपल है ना। तो कह रहा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण जो होगा वो अपवर्तन कोण से क्या है, छोटा है बड़ा, देखते हैं। थोड़ा समझिएगा इनको ना, थोड़ा सा स्पेस में इसके लिए लेना चाहूँगा। देखिए सघन माध्यम क्या होता है, इसमें प्रकाश की चाल कम हो। तो मान लीजिए सघन में ये आपका हो गया कांच, ये क्या हो गया कांच, और इधर जो आपका क्या है, इधर हवा है, तो इधर हवा, मान लीजिए इधर आपका हवा है, ठीक है। क्या है आपका, इधर जो है हवा है। अरे यार भाग, एक मिनट रुक जाना भाई। ये आपका कांच रहा और नीचे क्या है, कुछ ना कुछ हवा, ये किधर हवा है। तो कांच में ज़्यादा प्रकाश चलेगा कि हवा में ज़्यादा प्रकाश चलेगा। तो सिंपल बात है सर, कांच में कम चलेगा और हवा में ज़्यादा चलेगा। तो कांच क्या हो गया सघन माध्यम और हवा हो गया विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा था, क्वेश्चन यही था। तो जैसे इससे आता है ना, जैसे इससे आता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक अभिलंब बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अभिलंब बनाते हैं। तो जैसे अभिलंब बनाएंगे तो होगा क्या, अच्छा एक मिनट, होगा क्या ना कि ये जो, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ज़्यादा नहीं, मैंने गलती बना दी। एक मिनट रुक जाइए ज़रा दोस्तों, एक मिनट, हाँ गलती हम नहीं करते। ये रहा फिर से एक सघन माध्यम और यह इधर, तो किससे जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो इससे निकालेंगे, तो इससे निकालेंगे। आपको लगा कि ऐसे जाना चाहिए, आपको लगा के जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। ये क्या आपका सघन माध्यम और इधर क्या आपका विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा है तो माध्यम चेंज हो रहा है। ये माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की गति भी चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक अभिलंब बनाएंगे। क्या करेंगे, अभिलंब बनाएंगे। तो जैसे अभिलंब बनाएंगे ना, अच्छा सघन में प्रकाश कम चलेगा और विरल में तेज चलेगा। तो ये जो है ना, ऐसे नहीं चलेगा, ये आपका ऐसे भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से, जरा मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कोण कैसे बन रहा है। तो ये जो यहाँ पर कोण बना है ना, और ये जो यहाँ पर कोण बना है, तो ये कौन बना है, ये कोण बना है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। और यहाँ जो बना है इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या हुआ, अपवर्तन कोण से छोटा हुआ। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, आपतन कोण अपवर्तन से छोटा होता है, तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। फिर उसके बाद जो है, ठीक है, एक क्वेश्चन है उसमें, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा जानकारी भी मिल जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो सिंपल है, किस में होगा, आपका हवा में हो जाएगा, ठीक है। हवा में जो दोस्तों है ना, प्रकाश बहुत तेज चलता है। अगर ऑप्शन हवा नहीं होता तो ऑप्शन निर्वात होता, तो आप निर्वात मारते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन था, अब कह रहा रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है।
पहले समझिए कि रेजिन और गोंद है क्या चीज़, तब आपको पता चले कहाँ संचित रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जैसे मनुष्य भी अपना गंदगी बाहर निकालता है, लेटरिन के रूप में निकालता है, पेशाब के रूप में निकालता है, पसीना के रूप में गंदगी बाहर निकालता है, जरूरी भी है ना, स्वस्थ रहने के लिए। उसी तरह पौधा भी निकालेगा ना। तो ये जो रेजिन गोंद है ना, एक तरह से पौधों का क्या है, बेकार पदार्थ है, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ है। तो ये रहता कहाँ थी दोस्तों, ये रहता है पुराने जाइलम में। जाइलम क्या, एक प्रकार का ऊतक है, संवहनी ऊतक है, ठीक है। पुराने जाइलम में ये संचित रहता है, संचित मतलब जमा रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो सिंपल है, फिलोसफिक जूलॉजिक बुक था, किसने लिखा था, ये लिखा था आपका लेमार्क ने आपका लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, 24 नंबर। अच्छा इधर है, पर इधर देख लेते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं। कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला क्या होता है, पहले इसको समझ, इसको बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। देखिए आहार श्रृंखला का मतलब ये होता है कि उसमें ना प्रत्येक जो जंतु होते हैं या जीव होते हैं वो एक दूसरे पर अपने डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। उसी प्रकार से एक आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। तो देखिए आहार श्रृंखला मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से ये आहार श्रृंखला का पिरामिड होता है। सबसे नीचे ये, फिर ये, फिर ये। देखिए सबसे नीचे होता है ना, उसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक। फिर इसके ऊपर कौन, ये आएगा, इसको बोलते हैं उपभोक्ता। ये सब लिख लीजिए, उपभोक्ता बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। तो देखिए जरा सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा देखिए यही वाला पार्ट खाली दिख रहा है ना, तो खाली वाला पार्ट कौन कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। उत्पादक कौन हो जाएगा, जैसे आपका घास हो गया है ना, ये सब क्या होता है दोस्तों, उत्पादक होता है। तो देखिए अब देखिए ध्यान से रखिएगा, इसमें देखिए ज़रा आप समझिएगा, घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगा। फिर बकरी कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो रहा है। अब डी नंबर देखिए, घास को कभी मछली खाता है, नहीं खाता है, ठीक है। अब मछली कभी बकरी खाता है, नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। चलिए बकरी को गाय खाएगा, नहीं खाएगा, गाय को हाथी खाएगा, नहीं खाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये देखिए घास को गेहूँ कभी खाएगा, तो ये नहीं खाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही है। घास को बकरी खाता है और बकरी को मनुष्य खाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पराग कोश में होता है। दोस्तों ये पराग कोश है क्या, पहले इसको समझिए। दोस्तों जिस तरह से आपका मनुष्य में क्या होता है, पुरुष वाला में शुक्राणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, शुक्राणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। तो जिस तरह से शुक्राणु पाया जाता है और शुक्राणु, उसी तरह फूल में आपका क्या पाया जाता है, पराग कोश पाया जाता है। पुरुष वाला पार्ट क्या पाया जाता है, फूल वाला पार्ट में पराग कोश पाया जाता है। और पराग कोश में क्या होता है, पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो देखिए आपको पता है कि सोडियम का जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होता है, 11 होता है। और सोडियम को Na से सूचित करते हैं, ठीक है। कह रहा है बाहरी कक्षा में, उसी को बोलते हैं बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको देख लीजिए 11 पढ़ना, तो पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। तो बाह्यतम कक्षा में 1 के ना आया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन आपका होता है, क्या होता है, N2 इसका सूत्र होता है। तो 2 परमाणुओं के बीच मतलब N और N, इनके बीच दोस्तों 3 बंध आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होता है ना, वो क्षारीय होते हैं। सब याद करना चाहिए, याद ही कर लीजिए। और बोल देगा अधातु के ऑक्साइड, तब क्या करिएगा, अगर बोल देगा अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड बोलेगा तो आप अम्ल मारिएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड तो अम्ल। सब लिख लीजिए पॉइंट में, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा यही सब सवाल, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सोडियम की संयोजकता, अभी तुरंत बताएं। सोडियम की संख्या कितना होता है, Na मतलब कि संकेत A और परमाणु संख्या 11, 2, 8, 1। दोस्तों धातु जो होता है ना, इसका बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही इसका क्या होता है, संयोजकता होता है। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये तो ईजी है, सब लोग को बता देंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, डी नंबर CaSO4 2H2, ठीक है। इसको कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बोलते हैं ना,
क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है, 2 है इसलिए। तो देखिएगा, आपको पता है जिप्सम क्या है, जिप्सम से ही हम क्या बनाते हैं, पीओपी। अब पीओपी क्या है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमने पढ़ा हुआ जाके देख सकते हैं ना। बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जिप्सम का ही प्रयोग करते हैं। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिख देता हूँ, इसका ही पूछ देता है। इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगर ये पूछे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन है तो इतना तक तो हो चुका है, और देखते हैं क्वेश्चन है, अब तो नहीं है, इतना क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हमने बताया आपको, और यही सब आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए वीडियो को अगर ध्यान से देखना है, एक बार 2-3 बार और देख लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैथ का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए मैथ का भी लिए हैं, मैथ का भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के इतना ही, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।